कहानी की शुरुआत डफी नाम के एक रहस्यमयी आदमी से होती है। रात का अंधेरा और शहर के एक शोर शराबे से भरे बार में डफी चुपचाप दाखिल होता है। उसकी नजर कुछ आदमियों पर पड़ती है जो जुए की मेज पर किस्मत आजमा रहे होते हैं। डफी की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वो भी उनके साथ एक बाजी खेलने का सोचता है, लेकिन उसके पास दांव पर लगाने के लिए पैसे नहीं थे। एक पल के लिए वो अपनी कलाई की घड़ी को देखता है, वही घड़ी जो शायद उसके अतीत की आखिरी निशानी थी। वो बिना झिझक उसे दांव पर लगा देता है। कुछ ही बाजियों में खेल का रुख बदल जाता है। डफी एक एक कर सबको हरा देता है और ढेर सारा पैसा जीत लेता है। हार बर्दाश्त न कर पाने वाले वे लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और अचानक उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन डफी कोई आम खिलाड़ी नहीं था, वो एक एक्स मरीन कमांडो था। अफगानिस्तान की जंग में उसने अपने कई साथियों को खोया था। गोलियों और बारूद के बीच से वो और उसका साथी बोयका ही जिंदा लौट पाए थे। उसके चेहरे पर आज भी उन जख्मों की छाप थी जो वक्त भी नहीं मिटा पाया। हमला करने वाले लोग शायद ये नहीं जानते थे कि वे किससे उलझ रहे हैं। कुछ ही पलों में डफी ने सबको ऐसा सबक सिखाया कि पूरा बार खामोश हो गया। उसी भीड़ में बैठा एक आदमी यह सब देख रहा था, मैक्स। उसकी नजर डफी की ताकत और हुनर पर टिक गई। बार से निकलकर डफी एक सस्ते होटल में चला जाता है। उसके पास अपना कहने को कोई घर नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि उसने अपना सब कुछ जंग के मैदान में खो दिया था। अगली सुबह मैक्स उसके होटल पहुंचता है। डफी उससे बात करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन जब मैक्स उसे साथ खाना खाने का ऑफर देता है तो डफी उसकी बात सुनने को तैयार हो जाता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। मैक्स उसकी काबिलियत की जमकर तारीफ करता है और कहता है, बेटा तेरे हाथों में जादू है, हम साथ मिलकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। डफी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन मैक्स अपने इरादों को साबित करने के लिए उसे एक आदमी से मिलवाने ले जाता है, डोनाल्ड, जो अलग अलग जगहों पर स्ट्रीट फाइट्स करवाता था। पहली फाइट खत्म होने के बाद डोनाल्ड भीड़ के सामने अपने फाइटर से लड़ने का ओपन चैलेंज देता है। तभी उसकी नजर डफी पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि मैक्स उसे इसी मकसद से यहाँ लाया है। डफी साफ इनकार कर देता है। भीड़ हंसने लगती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। उसकी आंखों में फिर वही आग जल उठती है जो कभी जंग के मैदान में भड़की थी। अपनी बेइज्जती सह न पाने के बाद आखिरकार डफी लड़ने को तैयार हो जाता है और फिर जो होता है वो किसी तूफान से कम नहीं था। कुछ ही मिनटों में वो डोनाल्ड के ताकतवर फाइटर को धूल चटा देता है। भीड़ स्तब्ध रह जाती है। मैक्स के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था डफी सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक तूफान है। तभी अचानक पुलिस सायरन की तेज आवाज गूंज उठी। माहौल में अफरा तफरी मच गई। मैक्स और डफी ने बिना वक्त गवाए डोनाल्ड से अपने पैसे लिए और वहां से निकल पड़े। रास्ते में मैक्स ने डफी को उसका हिस्सा दिया और हल्के से पूछा, घर कहाँ है तुम्हारा? डफी कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, घर? अब मेरा कोई घर नहीं है। उसकी आंखों में बीते दिनों की परछाइयां साफ झलक रही थीं। डफी की हालत सुनकर मैक्स का दिल थोड़ा पिघला। उसने फैसला किया कि डफी को अपनी बहन रेचल के घर शिफ्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही वे रेचल के घर पहुंचे, उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। रेचल गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रही थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस चल रही थी। डफी से ये देखा नहीं गया। वो आगे बढ़ा और बिना कुछ सोचे उस आदमी को पीटना शुरू कर दिया। असल में रेचल एक विधवा थी जो अपनी छोटी बेटी के साथ उस घर में रहती थी। उसने बहुत मुश्किलों में जिंदगी को संभाला था। अगले दिन मैक्स एक खतरनाक माफिया बॉस पार्कर से मिलने गया। मैक्स पर पार्कर का बहुत बड़ा कर्ज था, जिसे चुकाना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए मैक्स ने एक बड़ा दांव खेला। उसने पार्कर के सबसे ताकतवर फाइटर से डफी की लड़ाई तय कर दी। पार्कर तुरंत तैयार हो गया। उसे अपने फाइटर्स पर पूरा भरोसा था। उधर डफी घर की सफाई में लगा था, जैसे वो अपने अतीत की धूल भी साफ करना चाहता हो। तभी रेचल अपनी बेटी के साथ वापस आई। डफी का ये जिम्मेदार और शांत रूप देखकर वो काफी खुश हुई। उस रात तीनों ने साथ डिनर किया। लंबे समय बाद शायद डफी को परिवार जैसा एहसास हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैक्स वहां पहुंचा और पार्कर वाली सारी बात डफी को बता दी। डफी ने कुछ देर सोचा, फिर सिर्फ मैक्स की मदद के लिए वो इस लड़ाई के लिए तैयार हो गया। उधर पार्कर रेचल के बॉयफ्रेंड रिक से पूछताछ कर रहा था। असल में रिक पहले पार्कर के गैंग के लिए काम करता था। गैंग छोड़ने से पहले उसने पार्कर का काफी पैसा चुरा लिया था। तभी वहां लिंक्स नाम की एक करप्ट पुलिस ऑफिसर भी पहुंच गई। पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला कि चोरी का सारा पैसा रिग ने अपनी गर्लफ्रेंड रेचल के घर में छुपा रखा है। ये सुनते ही लिंक्स ने बिना एक पल गवाए रिग को गोली मार दी। उसकी ठंडी आंखों में जरा भी पछतावा नहीं था। फिर उसने पार्कर से कहा, उस लड़की का पता लगाओ जितनी जल्दी हो सके। अगले दिन मैक्स और डफी फाइट के लिए एरिना पहुंचे। वहां पहले से ही लड़कियों की फाइट चल रही थी। भीड़ का शोर, दांव पर लगे पैसे और खून की गंध, सब कुछ खतरनाक था। लिंक्स भी वहीं मौजूद थी, सब पर नजर रखे हुए। पहली फाइट खत्म हुई। अब डफी की बारी थी। डोनाल्ड ने पहले ही भीड़ को चेतावनी दी, इस आदमी को हल्के में मत लेना। इसने मेरे सबसे काबिल फाइटर को कुछ ही पंचों में ढेर कर दिया था।
चेतावनी के बावजूद मुकाबला शुरू होते ही डफी ने अपने विरोधी को बेहद आसानी से हरा दिया। मैच खत्म होते ही जब मैक्स और डफी बाहर निकलने लगे तभी पार्कर ने उन्हें रोका और कहा, अगर हिम्मत है तो मेरे सबसे ताकतवर फाइटर फोर्ड से लड़ो। मैक्स जानता था फोर्ड एक जानवर की तरह लड़ता है और वैसे भी पहली फाइट के बाद उसका कर्ज माफ हो चुका था, इसलिए उसे इस चैलेंज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन पार्कर बोला, अगर फोर्ड को हरा दिया तो 2 गुना पैसा मिलेगा। डफी ने ठंडी आवाज में कहा, 2 गुना नहीं, मैं 5 गुना पैसे लूंगा। लेकिन पार्कर उसके लिए भी मान गया। लड़ाई शुरू हुई। शुरुआत में फोर्ड पूरी तरह डफी पर हावी था, हर वार भारी था, हर चोट जानलेवा। तभी डफी की आंखों के सामने अफगानिस्तान की जंग के मंजर तैरने लगे, गोलियों की आवाज, अपने साथियों की चीखें। उसकी सांसें भारी हो गईं और फिर डफी बदल गया। वो अब सिर्फ एक फाइटर नहीं था, वो जंग का जिंदा बचा हुआ तूफान था। एक के बाद एक घातक वार। फोर्ड लड़खड़ा गया। आखिरकार एक भयंकर और दमदार मुकाबले के बाद डफी ने फोर्ड को अधमरा कर दिया और मैच जीत लिया। भीड़ पागल हो चुकी थी। मैक्स के चेहरे पर जीत की चमक थी। घर पहुंचते ही मैक्स और डफी दोनों बेहद खुश थे। जीत की चमक अब भी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। मैक्स बार बार मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर डफी उसकी जिंदगी में नहीं आता तो वो कभी पार्कर का कर्ज नहीं चुका पाता। अगले ही दिन पार्कर ने लिंक्स को फोन कर रिक की गर्लफ्रेंड का पता दे दिया। कुछ ही देर में पुलिस की एक टीम रेचल के घर पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही सवालों की बौछार शुरू हो गई। रिक कहाँ है? रेचल ने घबराई आवाज में कहा, हमारा रिश्ता तो काफी पहले ही खत्म हो चुका है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस मानने वाली नहीं थी। उन्होंने पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी। दरअसल वे रिक द्वारा चुराए गए पैसों की तलाश में थे। हर कोना, हर अलमारी, हर दराज खंगाल दी गई, पर उन्हें एक भी रुपया नहीं मिला। जब कुछ हाथ नहीं लगा तो लिंक्स ने रेचल को ठंडी और खतरनाक आवाज में धमकाया, 1 महीने के अंदर सारे पैसे वापस कर देना, वरना तुम और तुम्हारी बेटी दोनों जिंदा नहीं बचोगी। उसकी आंखों में कानून नहीं, सिर्फ लालच और क्रूरता थी। उसी शाम जब मैक्स और डफी घर लौटे तो उन्हें पुलिस रेड के बारे में पता चला। रेचल ने उन्हें बताया कि उसे उन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैक्स तुरंत समझ गया, ये पुलिस नहीं, पार्कर के पालतू लोग हैं। गुस्से और चिंता में वो रेचल और उसकी बेटी को घर पर छोड़ सीधे पार्कर से मिलने चला गया। पार्कर ने बेपरवाही से कहा, ये पैसे मुझसे भी बड़े और खतरनाक लोगों के हैं, अगर वो नहीं मिले तो मुझे भी कोई नहीं बचा पाएगा। और रिक मरने से पहले यही कह गया कि पैसा रेचल के घर में छुपा है और वो पुलिस वाले बिना पैसा लिए उसे छोड़ेंगे नहीं। मैक्स ने एक पल के लिए सोचा, क्या वो ये कर्ज खुद अपने सिर ले ले? लेकिन उस समय उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। ऑफिस से बाहर आते ही उसकी मुलाकात लिंक्स से हुई। उसकी ठंडी मुस्कान ने मैक्स की बेचैनी और बढ़ा दी। घर लौटकर डफी ने उसकी हालत देखकर कहा, अगर रेचल और उसकी बेटी को बचाने के लिए एक और लड़ाई लड़नी पड़े तो मैं तैयार हूँ। उस रात डफी घर के बाहर अकेला बैठा था। रेचल बाहर आई और बोली, तुम इतना कम क्यों सोते हो? डफी कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, जब भी सोता हूँ अफगानिस्तान की लड़ाई के गंदे सपने आते हैं, गोलियां, चीखें और मेरे मरे हुए साथियों के चेहरे। वो आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। उसकी आवाज में दर्द था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उधर मैक्स डोनाल्ड के साथ मिलकर डफी के लिए एक बड़ी फाइट प्लान कर रहा था। उसका इरादा साफ था, उस लड़ाई से मिलने वाले पैसों से पार्कर का सारा कर्ज चुकाकर अपनी बहन को हमेशा के लिए इस मुसीबत से निकालना। मैक्स की परेशानी सुनकर डोनाल्ड तैयार तो हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी, मुझे 40% हिस्सा चाहिए। अगले दिन डोनाल्ड पार्कर के पास गया और मैक्स का ऑफर रखा। पहले तो पार्कर ने साफ मना कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ने उसके अहंकार पर चोट कर दी। मुझे तो पहले से पता था, डफी से तुम्हारी अब फट चुकी है, तुम्हारे पास कोई ढंग का फाइटर बचा ही नहीं। अच्छा होगा ये बॉक्सिंग का धंधा बंद कर दो, ताकि जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी बची रहे। इतनी बेइज्जती सुनते ही पार्कर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो दहाड़ते हुए बोला, बस लड़ाई करवाओ, फाइटर मैं खुद लेकर आऊंगा। उसी शाम एक भव्य फाइट का आयोजन किया गया, जहां शहर के बड़े बड़े अमीर लोग पहुंचे थे। किसी की नजर पैसों पर थी तो किसी की खून से सनी इस खेल की सनसनी पर। भीड़ के बीच वही करप्ट पुलिस ऑफिसर लिंक्स भी मौजूद थी। इस बार पार्कर को पूरा भरोसा था, डफी अब नहीं बचेगा, लेकिन लिंक्स ने उसे ठंडी मुस्कान के साथ चिताया, अगर गलती से भी डफी जीत गया तो सारा पैसा तुम्हें भरना पड़ेगा। पार्कर ने आंखें तरेरते हुए जवाब दिया, ज्यादा जल्दी में मत रहा करो, तुम्हारे सारे काले धंधों का चिट्ठा मेरे पास है, एक इशारे पर तुम्हारे सीनियर तक पहुंचा दूंगा। दोनों के बीच भरोसे से ज्यादा डर का रिश्ता था। उधर घर पर रेचल कूड़ा फेंकने गई तो उसकी नजर रिक के पुराने बैग पर पड़ी। बैग पैसों से भरा हुआ था। असल में उसकी बेटी ने रिक के बुरे व्यवहार से परेशान होकर वो बैग वहां छुपा दिया था। रेचल ने बेटी से पूछा तो वो रोते हुए माफी मांगने लगी। रेचल समझ गई अब ये मुसीबत और बढ़ने वाली है। एरिना में डोनाल्ड ने डफी से कहा, किसी भी हालत में ये मैच जीतना, मैंने तुम पर $10 मिलियन लगाए हैं। इस बार डफी के सामने एक पुलिस ऑफिसर था। मुकाबला शुरू हुआ, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाया। डफी ने अपने विरोधी को आसानी से हरा दिया। भीड़ पागल हो गई। डफी सबकी नजरों में हीरो बन चुका था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल रहा था,
खबर आई वो पुलिस ऑफिसर मर चुका है। ये सुनते ही डफी और मैक्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मामला सिर्फ फाइट का नहीं रहा था, ये सीधा कानून और साजिश का खेल बन चुका था। दोनों तुरंत गाड़ी में बैठे। रास्ते से ही मैक्स ने रेचल को फोन किया, सामान पैक करो, हमें तुरंत शहर छोड़ना है। रेचल ने बैग के पैसों के बारे में बताया, लेकिन मैक्स ने कहा बैग भूल जाओ, जान बचाना जरूरी है। कुछ ही देर में जब वे रेचल को लेने पहुंचे तभी पार्कर के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। गोलियां चली और एक गोली रेचल की बेटी को जा लगी। वो बुरी तरह घायल हो गई। मैक्स ने कांपते हाथों से एम्बुलेंस बुलवाई। बेटी को तुरंत अस्पताल भेजा गया। एम्बुलेंस जाते ही मैक्स की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने फैसला कर लिया, अब ये खेल जड़ से खत्म होगा। उधर डोनाल्ड जीते हुए सारे पैसे लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिंक्स के एक आदमी ने उसे मारकर सारे पैसे छीन लिए। कुछ देर बाद मैक्स और डफी के पुराने साथी बोयका से मिले। डफी ने सारी सच्चाई उसे बता दी। हथियारों की जरूरत थी और बोयका पहले भी एक सैनिक रह चुका था। उसके पास बंदूकें और गोलियां पहले से मौजूद थीं। बोयका इस मिशन में शामिल होना चाहता था। डफी ने मना किया, लेकिन बोयका ने कहा, जब हम जंग में थे भाई की तरह साथ लड़े थे, आज पीछे कैसे हट जाऊं, और वो भी उनके साथ हो लिया। तीनों सीधे पार्कर के ऑफिस पहुंचे। पार्कर ने झूठ बोलते हुए कहा, तुम्हारे घर पर हमला मैंने नहीं करवाया, वो लिंक्स के लोग थे। तभी लिंक्स अपने आदमियों के साथ वहां आ धमकी। वो अपने सारे सबूत मिटाने आई थी। उसके लोगों ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी। भयानक गोलीबारी शुरू हो गई। लड़ाई के बीच लिंक्स ने पार्कर को गोली मार दी। फिर उसने मैक्स को पकड़कर डफी से हथियार डालने को कहा, लेकिन उसी पल मैक्स ने मौका देखकर लिंक्स को ही गोली मार दी। एक एक कर सारे दुश्मन ढेर हो गए, लेकिन इस जंग की कीमत भी भारी थी। बोयका शहीद हो गया। अगले दिन अस्पताल में रेचल की बेटी को होश आ गया। डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया और घर भेज दिया। उसी रात डफी चुपचाप अपना बैग पैक किया और वो बिना बताए निकल गया। रेचल के लिए उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी। उसमें लिखा था कि इतने दिनों तक उसे अपने घर में जगह देने के लिए वो उसका शुक्रगुजार है, और बैग में मिले पैसों का सही इस्तेमाल करने को कहा। और आखिरी लाइन में कहा, मैं जल्द वापस आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। इन शब्दों से साफ था, इन दिनों में डफी और रेचल के बीच सिर्फ भरोसा नहीं, प्यार भी जन्म ले चुका था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।